हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे अपनी रिवीजन मोड में इंग्लिश पेडागोगी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपकी सीटेट के लिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है हमारा फोनीम। मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये फोनीम होता क्या है? ये फोनीम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। जो साउंड की जो मतलब जो साउंड हम बोलते हैं, मतलब जो भी हम स्पीच बोलते हैं जिसमें साउंड निकलती है, हम फोन पे इसको कनेक्शन करके आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। आपको बता दूं कि 44 साउंड्स हैं आपके इंग्लिश में, 24 आपके वॉवल्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये जो है आंकड़ा आपको याद रखना है। वैसे आपको याद होगा ही, 44 साउंड्स होते हैं, 24 वॉवल्स होते हैं, 22 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपके 12 जो है प्योर होते हैं और 8 आपके डिप्थोन्स होते हैं। डिप्थोन्स जो होते हैं गाइस, इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। याद रखिएगा, 8 डिप्थोन्स जो होते हैं इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। CH और एक PH होता है, ये डबल वॉवल्स होते हैं, ये इम्प्योर होते हैं, CH और PH, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉर्फीम के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड। अब देखिए, साउंड के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन, जब बहुत सारे साउंड्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है, मोर को आप कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड से जो है कोरिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, जब बहुत सारे साउंड्स का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो मॉर्फीम कहलाता है। और जो मॉर्फीम होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, ये वर्ड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मॉर्फीम, ठीक है। सिंटैक्स भी आपने ज़रूर देखा होगा। तो सिंटैक्स होता क्या है? जो ग्रामर के, जो आप ग्रामर अपनी पढ़ते हैं, जो उसके रूल्स होते हैं और जो उसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर किसका होता है? सेंटेंसेस का होता है। और हम रूल किसके लिए पढ़ते हैं? सेंटेंसेस बनाने के लिए पढ़ते हैं। आपको पता होगा इतना। तो रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऑफ ग्रामर, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो हम ये सारा प्रोसेस करते हैं इसको हम सिंटैक्स कहते हैं। आपने अब तक इतना तो सब कुछ पढ़ ही लिया होगा, ये तो रिवीजन मोड है आपका। सिमेंटिक क्या होता है? सिमेंटिक वर्ड भी आपने ज़रूर सुना होगा। जो भी आप पढ़ते हैं, किसका मीनिंग पढ़ते हैं? वर्ड्स का पढ़ते हैं या फेरिस जो आपके होते हैं, इनका जो आप मीनिंग पढ़ते हैं, जब आप इनका जो मीनिंग पढ़ते हैं वो मीनिंगफुल पैटर्न में होना चाहिए, तो वो क्या होता है? वो आपका सिमेंटिक होता है। स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फेरिस इन मीनिंगफुल पैटर्न, मीनिंगफुल पैटर्न में होना चाहिए, अब वो आपका क्या होता है? सिमेंटिक होता है। आगे बढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक। ये भी वर्ड आपके सामने आया होगा। लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक होता है जो आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जो भी XYZ आपकी कोई भी लैंग्वेज है, जब उसकी आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है उसकी जब आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसको हम लिंग्विस्टिक करते हैं। कोई भी आपकी लैंग्वेज हो सकती है। फोनेटिक्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड। फोनेटिक्स साउंड से रिलेटेड है ना, तो फोनेटिक्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन साउंड। फोनोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड। किसी भी, जब ये लॉजी वर्ड आ जाता है ना, तो मतलब किसी की क्लासिफिकेशन ही करनी होती है। अब हम फोन पढ़ रहे, तो ये फोन आपका किससे रिलेशन कर रहा है? साउंड से कर रहा है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो फोनोलॉजी क्या होगा? फोनोलॉजी होगा क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड। आगे बढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी है द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। जो भी फॉर्मेशन है मतलब वर्ड्स की, उसकी जो हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पैरामेटिक्स क्या होता है? कि जो भी आप, जिस लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज को अगर आप पढ़ रहे हैं, वो किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो वो आपका होता है पैरामेटिक्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको इंग्लिश पेडागोगी में बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, टफ नहीं है, उसको आसान बनाना पड़ेगा। और अब इतना टाइम नहीं है कि हाँ बस आप ये देख लीजिए, थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशन होगा। कल की जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप वर्ड्स वाली ज़रूर वीडियो देखना, उससे भी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके इंग्लिश पेडागोगी को सॉल्व करने में, ठीक है। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ग्राफीम के बारे में पढ़ते हैं। ग्राफीम क्या होता है? ग्राफीम होता है ग्राफ। देखिए, ग्राफ है, लिखने से संबंधित है ना, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग।
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ राइटिंग क्या है आपकी, ग्राफीम है। लेक्सियोलॉजी क्या है, लेक्सियोलॉजी लेक्सिकल जो आपके होते हैं वर्ड्स होते हैं, और वो कैब पे ज़्यादा जो है आपकी जो स्टडी होती है, जो हम वो कैब पढ़ते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में डाल देते हैं। अब आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि 21 तारीख को आपका क्या है, सीटेट है। मुझे उम्मीद है ये वाला जो मैंने जितना ये पेज आपको करवाया ना, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं, क्योंकि इंग्लिश टीचर, देखिए सीटेट किस पे बेस है, बिल्कुल क्लियर कट मैं आज बात करूंगी। सीटेट जो बेस है ना, एक तो बच्चे पर है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन पे बेस्ड है। एक टीचर पे बेस्ड है कि टीचर कैसे जो है बच्चे से वार्तालाप कर रहा है, बच्चे से इंटरेक्शन कर रहा है, बच्चे के लिए वो कौन से TLM यूज़ कर रहा है, कौन सी वो अप्रोच यूज़ कर रहा है। एक एक वर्ड मैं आपको कहूँगी, एक एक वर्ड आज ध्यान से सुनिएगा। मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत तो क्लियर हो जाएगा अगर जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, और जिन्होंने पढ़ ली उनकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, टीचर किस किस पे अप्रोच करता है, टीचर के जो हैं मेन मैं कहूँ फंक्शन कौन कौन से होते हैं। देखिए टीचर जो है अप्रोच कैसे लगाता है, अप्रोच क्या होती है, किसी चीज़ को पढ़ाने का तरीका। आपको YouTube पे बहुत सारे जो है टीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन अप्रोच कैसी है, बच्चे को समझाया कैसे जा रहा है, तो ये अप्रोच है। अप्रोच कैसी होती है, मेरी पर्सनल अप्रोच है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, आपकी अलग होगी। अगर आप आगे आगे भावी अध्यापक बनेंगे तो सबकी अप्रोच क्या होती है, अप्रोच सबकी अलग अलग होती है। ये बात अपने माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। अप्रोच सबकी अलग अलग होती है। मेथड जो होते हैं वो सबको सेम रिप्रेजेंट किए जाते हैं। टीचर के पास मेथड्स होते हैं। मेथड जो हैं आपके लेक्चर मेथड हो सकते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो सकते हैं, तरह तरह के मेथड है, अब तक आपने ये सारे पढ़ लिए होंगे। मेथड जो हैं एक टीचर को, कोई भी टीचर है जिसने बीएड किया है, जो अब सीटेट दे रहा है, सबको एक तरह से ही परोसा जा रहा है मेथड्स को, लेकिन मेथड्स तो जो होते हैं वो सेम होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेथड जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो सबको एक जैसे ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो अप्रोच होती है, जो आपका पढ़ाने का तरीका होता है, वो आपका अलग अलग होता है। ठीक है, अप्रोच और मेथड में आपको पता लग गया है कि टीचर के पास क्या क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से सीटेट के हिसाब से जो आपका मतलब जो आपका कंटेंट दिया गया है, ठीक है। तो मेथड, अप्रोच और TLM कौन कौन से यूज़ कर रहा है। अगर वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए तो वो TLM कौन कौन से यूज़ कर रहा है। TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है कि किस तरह मतलब जो चीज़ आपके सामने है, आपको जो चीज़ मुश्किल लग रही है, अगर आपको चीज़ वो दिखाई जाए, रिप्रेजेंट की जाए आपके लैंग्वेज क्लासरूम में, तो उस TLM से वो चीज़ जो है थोड़ी हद तक आपको आसान लगने लग जाती है। फिर उसके बाद अपनी आप कॉन्टेक्स्ट में आओगे। एक आपने वो जो ध्यान रखना है कि सीटेट में बहुत ज़्यादा जो सेंटर्ड किया गया है वो चाइल्ड को किया गया है। आप सबको पता है चाइल्ड सेंटर्ड हम बहुत पढ़ चुके हैं। NCF 2005 आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। NEP भी पढ़ के जाएंगे। तो NCF में कहा है कि करके सीखने में बल देना है। आपने पूरे सीटेट में चाइल्ड को कुछ नहीं कहना है। गलती आपकी होगी, आपकी व्यवस्था में होगी, आपके जो बिहेव में होगी, किसके, टीचर के, प्रिंसिपल के, स्कूल मैनेजमेंट के। चाइल्ड की कोई गलती नहीं है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आज मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि 21 तारीख को आपका पेपर है। ध्यान रखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चाइल्ड जो है मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित शिक्षा है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। पूरा सीटेट, मैं कहती हूँ पूरा सीटेट जो है चाइल्ड के इर्द गिर्द घूम रहा है। समझने की कोशिश करिएगा। अप्रोच होती है, अब देखिए अप्रोच का क्या है कि क्वेश्चन जो हैं आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे, ठीक है। नहीं पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, जो नहीं है वो नेगेटिव में आएगा। आपने देखना है कि नहीं कौन सा है, ठीक है। तो आप जैसे अप्रोच करेंगे ना, तो ऐसे मतलब आपको अप्रोच लगानी है। 2 तो आपको उसमें गलत लगेंगे, 4 सेम लगेंगे, 2 उसमें गलत होंगे और 2 एकदम जैसे सेम होंगे। लेकिन आपने उस टाइम ये सोचना है कि कैसे मैं उस चीज़ को मतलब करूँ, मतलब मेरे लिए सुटेबल कौन सा है। अगर मेरा बच्चा सामने है तो मैं उस चीज़ को कैसे करूँ, मैं CTP को कैसे सॉल्व करती हूँ। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। मैं मेरी बेटी को देखती हूँ कि अगर मेरी बेटी सामने बैठी है तो मैं उसके लिए क्या सोच सकती हूँ, और इसी तरह आपने सोचना है, अपने बच्चे से कोरिलेट करना है, या अपने आसपास के बच्चे से, कोई भी आपका रिश्तेदार है उससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो ये CDP, ये सीटेट, ये इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब आसान लगेगा, ठीक है।
चलिए, ये छोटी सी टिप्स थी, जो लास्ट तक वीडियो तक बने रहे हैं ना तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक हमारा फंक्शन ऑफ एन इंग्लिश टीचर। फंक्शन कौन कौन से होने चाहिए एक इंग्लिश टीचर में, ऐसे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए आपके इंग्लिश टीचर में। 4 चीज़ें मेन होनी चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए डायग्नोस्टिक फंक्शन। डायग्नोस्टिक फंक्शन क्या होता है कि शुड डायग्नोज, द टीचर शुड डायग्नोज द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स। जो भी प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट फेस करता है उसको डायग्नोज करना, उसका निदान करना, ये ज़रूरी है। ठीक है, फाइंड द प्रॉब्लम। एक तो काम, सबसे पहला काम क्या होगा टीचर का कि सबसे पहले वो प्रॉब्लम को फाइंड करे, ढूंढे कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसका डायग्नोज करे। ये फंक्शन, ये चीज़ आपके इंग्लिश टीचर क्या हर टीचर में होनी चाहिए। प्रिस्पेक्टिव फंक्शन, एक जो प्रिस्पेक्टिव दे देना, मतलब आप बच्चे को उसकी कमजोरियों के बारे में बता रहे हो, उसकी वीकनेस के बारे में बता रहे हो। प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द वीक एरिया ऑफ द लर्नर, कोई भी हो सकता है लर्नर, उसका जब प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ये चीज़ आप पे कमी है तो इस चीज़ का आपने कैसे सॉल्यूशन निकालना है, आप निकालेंगे या सामने वाला निकालेगा, ये उस पर बेस्ड है। रेमेडियल फंक्शन होना चाहिए, प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग, इम्प्रूव प्रेजेंट कंडीशन। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, मतलब रेमेडियल टीचिंग देना कि जो भी आपकी प्रेजेंट कंडीशन इस वक्त चल रही है, अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है कि उसमें थोड़ा सुधार किया जाए, तब ये रेमेडियल टीचिंग एक टीचर में होनी चाहिए। ये सब टीचर्स के लिए है। इवैल्यूएटिंग फंक्शंस, इवैल्यूएटिंग, लास्ट में इवैल्यूएशन आता है, मूल्यांकन आता है। इम्प्रूवन इन इंग्लिश लैंग्वेज, नो द वीक एरिया ऑफ द स्टूडेंट। ये इवैल्यूएशन जो होता है सबसे, मूल्यांकन जो होता है सबसे लास्ट में होता है, हमें पता होना जब हम रिपोर्ट कार्ड देते हैं वैसा ये काम होता है कि नो द वीक एरिया ऑफ द स्टूडेंट। हम वीक, जो स्टूडेंट की वीक एरिया है उसको बताते हैं, उस पर हम काम करते हैं, उसको हम समझाते हैं। तो ये सब काम जो है आपके इंग्लिश टीचर में होने चाहिए। मैं कहती हूँ ये सब टीचर्स में होना चाहिए। तो फंक्शन ऑफ एन इंग्लिश टीचर। तो कैसा लगा ये सेशन, मुझे उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जो वीडियो के एंड तक बने रहे उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का अपने रेड बटन ज़रूर प्रेस करना है। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए शेयर मैक्सिमम कर देना, लाइक भी कर देना। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।